स्विट्जरलैंड में। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं। इसी पर बात करेंगे। साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जमील अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, किस तरह से देख रहे हैं आप इन तारीख़ी मुज़ाकरात को, और जो ईरान के मुतालिबात सामने रखे गए हैं अमेरिका के सामने, क्या अमेरिका आराम से मान जाएगा, एग्री कर जाएगा? नहीं, ये इतने मुतालबात हैं या ये पूरी एमओयू जो आपको इस वक्त इस शक्ल में नजर आ रही है, तो आराम से तो कोई फरीक नहीं माना था। ये तो बड़ी कोई 107 दिन के करीब मीडिएटर यानी पाकिस्तान ने इस पर अपना वक्त लगाया, और आज जेडी वैंस ने जिस पर तस्दीक कर दी कि पिछले 3 महीनों में जितनी मरतबा उनसे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से उनकी गुफ्तगू हुई है, किसी से नहीं हुई है। तो ये इस बात की खुद शहादत देता है कि ये मामला इतना आसान नहीं था, और इतनी आसानी से ना अमेरिका माना और ना ही इतनी आसानी से ईरान माना। लेकिन ये नाव ये किश्ती यहाँ तक तो पहुंच गई है नदियां पार करके। अब यहाँ से आगे जो टेक्निकल टीमें हैं उन्होंने क्या आसानी से कर लेंगे? नहीं, जवाब नहीं है आसानी से, क्योंकि टेक्निकल टीम्स हैं वो अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को लेके आएंगी। ये जो आप 14 पॉइंट्स देख रहे हैं ये सिर्फ एजेंडा है, इसके खदोखाल बनेंगे। मिसाल के तौर पर समझाया जाए तो वो अदनान की, जब लबनान की बात आती है पॉइंट नंबर 1 की, तो लबनान की सॉवरेनिटी का उन्होंने पॉइंट नंबर 1 एमओयू में जो दिया हुआ है उसके खदोखाल वो तय करेंगे कि लबनान की सॉवरेनिटी को लिहाज से हिजबुल्लाह क्या करेगा और इजराइल क्या करेगा। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 में जो 60 दिन के लिए है, मुझे नहीं मालूम होता कि 60 दिन में ये तमाम मामला तय हो जाएंगे। उसमें लिखा हुआ है कि एक्सटेंडेबल बाय म्यूचुअल कंसर्न, तो महसूस होता है कि जाके आगे एक्सटेंड भी हो जाएगा। इसी तरह जब हरमुज की बात आती है या न्यूक्लियर फाइल की बात आती है, तो ऐसी सूरत में भी बहुत गुफ्तगू चलेगी, बहुत उसके नशोब फराज आएंगे। और इसीलिए तो मीडिएटर चेयर कर रहा है कि वो जो हचकोले आते हैं उनको दोबारा उसका रुख सही करके किश्ती का, और उसको सही संप में चलाना शुरू कर दे। इसीलिए चेयरमैनशिप जो है वो पाकिस्तान करता रहेगा। अभी प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद जिस लेवल की टीम, टेक्निकल टीम होगी, उसी लेवल का हमारी भी उसी सतह की चेयरमैनशिप होगी। तो आपके सवाल का मुख्तसर जवाब कि नहीं, इतने आराम से दोनों फरीक नहीं मानेंगे। और इसमें सबसे पेचीदा मामला जो है वो वही है जो हरमुज वाला, जिसपे के 5वां नंबर पॉइंट, जिसमें के ईरान ने कहा है कि ठीक है हम इनोसेंट वेसल को पास होने, क्योंकि उस शिक में दिया हुआ है, 5वें नंबर शिक में दिया हुआ है कि फ्री ऑफ एनी चार्जेस उसको करेंगे। लेकिन उसी शिक के अगले जुमले में दिया हुआ है कि ईरान अपने हमसाया ममालिक यानी कि ओमान और खलीजी ममालिक से कंसल्ट करके अपनी मैनेजमेंट के तरीकाकार को वज़ा कर सकता है। और ईरान ने क्या दिया है, अब इसका भी नुक्ता ब नुक्ता टेक्निकल टीम वहां डिस्कस करेगी। ईरान कहता है कि ये हमारा इंटरनेशनल हक है कि हम मैनेज कर सकते हैं, यानी कि ईरान इशारा कर रहा है अपने जो यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ हाई सीज के बारे में। उसका आर्टिकल 24 कहता है कि जो टेरिटोरियल कंट्रीज हैं, जिसके टेरिटोरियल पानी गुजरता है जिसकी टेरिटरी से, तो उसको अख्तियार है कि वो उसको रेगुलेट करे। तो इस किस्म की, इसी तरह न्यूक्लियर फाइल, अब न्यूक्लियर फाइल सबसे पेचीदा मसला था, लेकिन अब हरमुज बन गया है। तो सबसे पेचीदा मसला जो है उसमें भी उसका फ्रेमवर्क में इसी एमओयू में दिया हुआ है कि IAEA जो है उसको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। जाहिर ईरान भी, इसी तरीके से अमेरिका भी। उन्होंने अपनी, आज जेडी वैंस ने क्या कहा कि ईरान जो है वो वेपन कभी नहीं बना सकेगा। ईरान कब कहता है कि हम न्यूक्लियर वेपन यानी न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे, लेकिन वो चाहते क्या है? अमेरिका चाहता ये है कि वो उनके पास ऐसा कोई रास्ता ना बचे, क्योंकि मैं इस टेक्निकल मामलात में रह चुका हूं, मेरी तैनाती रही है डॉक्टर करीर खान के साथ, तो मुझे इस चीज का इल्म है कि वो अमेरिका इसका किस किस्म का फ्रेमवर्क चाहेगा कि उसको यकीन हो जाए और वो दुनिया को यकीन दिला सके कि किसी न किसी तरीके से ईरान इस काबिल ना रहे कि वो आगे जाके
इसको उस लेवल पर ले जाए। तो मतलब कहने का ये है कि ये मामलात इसके बड़ी फाइन ट्यूनिंग, कैलिब्रेशन, रिकैलिब्रेशन होती रहेगी, तब जाके नुकात आगे बढ़ेंगे। और इसमें वो चैलेंजेस पाकिस्तान यानी मीडिएटर के लिए वो चैलेंजेस बदस्तूर बरकरार रहेंगे कि उनको किसी तरीके से डीरेल ना होने दिया जाए। और जब कोई ऐसा गैप आता है तो उस गैप को फौरी तौर पर पुर करके दोबारा उनको शुरू जमील कराया जाए। साहब, जो तफसील आप बयान कर रहे हैं, इससे क्या ये समझा जाए कि मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ मामलात में अमेरिका रिलीफ की ऑफर करके ईरान को कुछ अपनी शराइत मनवा ले और कुछ मुतालिबात में ईरान जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करे? या आपको लगता है कि ईरान इन मुज़ाकरात में ऐसे पोजीशन में है कि वो बिल्कुल भी अपनी किसी भी मुतालिबे पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा? नहीं, दुनिया में सफारतकारी नाम ही इसी का है, कुछ लो और कुछ दो। सफारतकारी में ममालिक जो हैं अपने आप को एडजस्ट करते हैं और अपने इज्जत वकार तकरीम को बरकरार रखते हुए, अपने मुल्क के इंटरेस्ट को बरकरार रखते हुए, विद इन दैट बाउंड्री they try and recalibrate. Within that boundary they try to just adjust the point of the other party, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर तो वो डेड एंड पर आ जाता है मामला। सफारतकारी में तो डेड एंड पर मामला अगर आ जाए तो फिर वो सफारतकारी रही ना, क्योंकि पाकिस्तान इस सफारतकारी में उसने बीड़ा उठाया है। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने जो एक मिसाल पेश की है जिसमें कि संगम है ये मिलिट्री सफारतकारी का, अस्करी सफारतकारी का और ट्रेडिशनल सफारतकारी का यानी रवायती सफारतकारी का, इन दोनों को मिला के, इन दोनों के आमेजिश से जो नतीजा पाकिस्तान ने अभी निकाला है उसी के तहत देखें। अब वरना फील्ड मार्शल वहां मौजूद थे, वो मिलिट्री सफारतकारी की गमबाजी करता है। प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, वो हमारी रस्मी सफारतकारी की गमबाजी करता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने एमओयू की ये शेप दी और यहां तक पहुंचाया। अब जो आगे 14 पॉइंट्स के 60 दिन है एक्सटेंडेबल विद म्यूचुअल कंसेंट 3 नंबर पॉइंट के मुताबिक, तो वो उसमें भी हमारा यही रहेगा कि दोनों फरीक ये समझें कि कुछ लो और कुछ दो के तरीक़ाकार से वो आगे बढ़े इसको। और देखिए इसका एक और जाविये से इसको मैं चाहूंगा कि पेश करूं आपके लिए और आपके नाजरीन के लिए। इसका जाविया ये है कि अगर आप यही बात आज से 100 दिन पहले कर रही होती तो या कोई डिस्कस कर रहा होता तो सोच नहीं सकते थे कि दो फरीक जिनकी आंखों में खून था, दो ममालिक जिनकी के कभी नजरें से नजरें नहीं मिलाई थी 47 साल तक, वो एक साथ बैठेंगे। पाकिस्तान ने 21 घंटे तक इस्लामाबाद में बैठाया और अब यही काम पाकिस्तान करने लगा है, मजीद 60 दिन एक्सटेंडेबल फॉर मोर टाइम। तो ये दुनिया का इस वक्त, पहले शुरू में दुनिया को इल्म नहीं था कि इसकी वजह से यानी ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया किस अजियत में आ जाएगी और अमेरिका किस अजियत में आ जाएगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये इल्म था जब नेतन्याहू पिछले दरवाजे से 13 फरवरी को दाखिल हुए व्हाइट हाउस में, तो और जब उनको नेतन्याहू ने वार प्लान प्रेजेंट किया, ये बातें सारी मंजर-ए-आम पर हैं भी, तो जब वार प्लान जब प्रेजेंट किया इसको डोनाल्ड ट्रंप को और उसके बाद वो राजी हुए कि ईरान पर हमला किया जाए, क्या वो उनको इल्म था कि ये इतना लंबा खींच के और उनके यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पर इतना प्रेशर आ जाएगा, अमेरिका का, दुनिया का इतना प्रेशर आ जाएगा और नौबत यहां तक पहुंच जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि उनकी सियासी मौत और जिंदगी का सवाल आ जाएगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो पोल्स आ रहे हैं अमेरिका में, उस पोल के तहत नविश्ता-ए दीवार थी ये और अब भी है इस वक्त तक, अगर ये कामयाब नहीं होता है कि मिड टर्म इलेक्शन रिपब्लिकन हार रही है। और फिर क्या कहा इन्होंने, डेमोक्रेट्स ने कहा कि हम इम्पीचमेंट करेंगे 25th अमेंडमेंट को लागू करके, और उसके बाद कहते हैं कि पहली मर्तबा अमेरिका में हम प्रोसिक्यूट भी करेंगे। बहुत अहम आपने बात की है जमील अहमद खान साहब, साबिक सफीर। आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।